हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 वन एवं तथा वन्य जीव संसाधनों के बारे में अध्ययन कराएंगे। वन एवं तथा वन्य जीव संसाधन क्या है, जिसके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों के साथ साथ विशालकाय जीव भी निवास करते हैं। पूरी और पृथ्वी जैव विविधता से भरी हुई है। पृथ्वी पर मानव तथा सूक्ष्म से लेकर लघु व बड़े और जीवधारी मिलकर एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र होता है जिसमें जीव जंतु तथा और वनों में रहने वाले और बड़े से बड़े तथा छोटे से छोटे जीव जंतु आपस में परस्पर और सहभागिता करके और पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। और मानव जीवन के लिए जल और तथा वायु और मृदा अनिवार्य घटक है, जिसके संयोजन से ही और पृथ्वी का जैव चक्र चलता रहता है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है? जैव विविधता के संदर्भ में भारत विश्व के प्रमुख देशों में सम्मिलित है, जहां विश्व के समस्त जीव और उपजाति 8% संख्या लगभग 16 और लाख उपजातियां पाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 10% वन्य और वनस्पति जात, 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें से कई उपजातियों तो और दयनीय अवस्था में है और लुप्त होने की स्थिति में है, जिसमें चीता, गुलाबी और सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल, जंगली और जित्तीदार उल्लू आदि ये प्रजातियां जो संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणियों में आ रही है। भारत के बड़े पैमाने पर हो रही वनों की कटाई बहुत चिंताजनक विषय है। कहने का मतलब ये है कि वन्य एवं तथा वन्यजीव संसाधनों में जिस प्रकार से जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। वनों की अत्यधिक कटाई के बाद क्या हो रहा है कि वन्यजीव संसाधनों के जो आवास है वो कहीं न कहीं नष्ट हो रहे हैं, और जिसका प्रभाव सीधा वन्यजीव संसाधनों पर या वन्य और संसाधनों पर पड़ रहा है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल क्षेत्रफल का 24.16% है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अनुसार पौधों तथा प्राणियों को उनकी दशा के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। सामान्य जाति कौन कौन सी है? ये वे जाति है जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ आदि। संकटग्रस्त जातियाँ वे जातियाँ हैं जो विलुप्त होने के कगार पर है या विलुप्त हो चुकी है। इन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे बनी रहती है तो इन और जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा और शेर, पूंछ वाला बंदर आदि। ये प्रजातियाँ जो है संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आती है। दुर्लभ जातियाँ, इन जातियों की संख्या बहुत ही कम और सुभेद है। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम और परिस्थितियाँ बदलती नहीं हैं तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। स्थानिक जातियाँ क्या है? प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियाँ। अंडमानी और टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी और जंगली सुअर, अरुणाचल के मैथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियाँ क्या है? ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही विलुप्त हो चुकी है। इन उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख सम्मिलित है। भूमि पर रहने वाले दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी एशियाई चीता बिल्ली परिवार का एक अनोखा और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता है। लोगों को सामान्यतः यह भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुंह तक दोनों ओर फैले आंसुओं के और लकीर नुमा चिन्ह है, जिसके साथ साथ ही 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका, एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, लेकिन इसके आवासीय क्षेत्र शिकार की उपलब्धता कम होने से ही और लगभग विलुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह और जाति और बहुत पहले सन 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई है। मानव की विभिन्न और गतिविधियों से हानि। प्राकृतिक संसाधनों पर मानव की गतिविधि के कारण जो कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा है। लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन और ईंधन, चारा और खाद आदि वस्तुएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वनों तथा वन्य और जीवन में ही प्राप्त होती है।
मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए वन्य और संसाधनों पर निर्भर करता है, लेकिन जिस प्रकार से मनुष्य अपने संसाधनों अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, तो कहीं ना कहीं मनुष्य और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा पर प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहा है या उनका प्रयोग कर रहा है, जिसका प्रभाव वन्य और संसाधनों पर पड़ रहा है। भारत में उपनिवेशिक शासन के दौरान रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य और वानिकी खनन क्रियाओं के कारण वनों का तेजी से विकास किया गया। स्वतंत्रता के बाद कृषि भूमि के विस्तार के कारण वनों का विनाश हुआ है। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में और डोलोमाइट एस्क के खनन के कारण अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर दिया गया है। अधिकतर वन अधिकारी और पर्यावरणविदों के अनुसार वनों का निम्नीकरण और पशुचारण ईंधन के कारण होता है, लेकिन चारा और लकड़ी के लिए वृक्षों की पत्तियां और एवं टहनियाँ अधिक उपयोग में लाई गई। उपनिवेशी वन नीति क्या है? भारत में उपनिवेश काल में वनों का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है और उपनिवेश और काल में रेल लाइन का विस्तार तथा कृषि के विस्तार, वाणिज्य और वानिकी तथा खनन क्रियाओं में अप्रत्याशित वृद्धि की गई, जिसके फलस्वरूप वनों का तीव्र गति से ह्रास हुआ। वनों के दौरान वनों के दोहन की तुलना में उनके संरक्षण के प्रत्यक्ष नहीं किए गए और इन प्रकार उपनिवेशी वन नीति भारत के वन हास्य के लिए दोषी और रही है। आगे संसाधनों का असमान वितरण, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उन प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से असमान वितरण है। अगर हम बात करें, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर हम भारत के किसी भी राज्य, किसी भी क्षेत्र का अध्ययन करें तो हमें भारत की जो प्राकृतिक संसाधन है सभी राज्यों में एक जैसे नहीं मिलेंगे। हर राज्य का जो प्राकृतिक संसाधन है, किसी भी क्षेत्र के जो प्राकृतिक संसाधन है दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा अलग ही मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संसाधनों का असमान वितरण भारत में किस प्रकार से देखने को मिलता है। वन्य जीवों की आवासों तथा विनाश, जंगली जानवरों का शिकार और पर्यावरणीय और प्रदूषण, जंगल की आग आदि कारणों से भारतीय जैव विविधता कम हो रही है। वस्तुतः पर्यावरण विनाश का मुख्य कारण संसाधनों का असमान वितरण है। विकासशील देशों में अधिक जनसंख्या के बावजूद पर्यावरणीय संसाधनों के उपभोग की मात्रा विकसित देशों से अधिक है। अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन और उपभोग सोमाली नागरिक से लगभग 40 गुना अधिक है। भारत की स्थिति के संदर्भ में विचार करें तो 5% धनी लोगों का संसाधन उपभोग देश के 25% गरीब लोगों से अधिक है। जैव और संसाधनों के विनाश के कारण वन्य और समुदाय के लोगों की सभ्यता संस्कृति भी नष्ट हो रही है। गरीब व्यक्ति महिलाओं को वन्य संसाधन खत्म होने से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब व्यक्ति जो है संसाधनों, क्योंकि गरीब व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर होता है और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन से कहीं ना कहीं प्रभाव जो है गरीब व्यक्तियों पर ही पड़ रहा है और इस प्रकार गरीब पर्यावरण निम्नीकरण के कारण बढ़ रही है। अतः वन और तथा वन्य जीवों का नियोजन आवश्यक है। उनको संरक्षित करना, उनको बचा कर रखना कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। भारत में आधे से अधिक प्राकृतिक और वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि और सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है। जंगली जानवरों के शिकार, व्यापारिक और वाणिज्य दृष्टि से मूल्यवान पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति, वन्य जीव और जातियां लुप्त होने की स्थिति में आ गई है। भारत में वन्य तथा और वन्य जीव संरक्षण, पारिस्थितिक और विविधता के लिए वनों का संरक्षण अनिवार्य है। वनों के संरक्षण से जल, मृदा, वायु जैसे आवश्यक घटकों का पुनः सर्जन होता रहता है। यही कारण है कि 1960 और 70 के दशक में पर्यावरण संरक्षकों ने वनों तथा वन्य जीव को संरक्षित करने की मांग की गई। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने भारतीय वन और जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया और वनों तथा वन्य जीव संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए। अब बात करेंगे बाघ परियोजना की। वन्य जीव और संरचना में बाघ टाइगर एक महत्वपूर्ण और जंगली और जाति है। सन 1973 में वन्य अधिकारियों ने देखा कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या से 55,000 से घटकर मात्र 1,827 रह गई। बाघों को मारकर उनकी और व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों को सुकड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली और उपजातियों की संख्या का कम होना, जनसंख्या में वृद्धि और बाघों की घटती जनसंख्या के का प्रमुख कारण है। बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डी का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों के प्रयोग के कारण
यह जाति लुप्त होने की स्थिति में पहुंच गई है। बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की। विश्व की सबसे अच्छी वन्य जीव परियोजनाओं में एक है, जिसकी शुरुआत 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जातियों को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार में जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ और राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के अच्छे उदाहरण है। आगे बात करेंगे वन्य और तथा वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। सबसे पहले हम लेंगे आरक्षित वन। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और तथा वन्य और प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। रक्षित वन, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन के अंतर्गत है। इन और वनों को अधिक और नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। आगे अवर्गीकृत वन क्या है? अन्य सभी वनों के वन और तथा बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों तथा समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वनों के अधीन होते हैं। समुदाय और वन संरक्षण क्या है? भारत में अव्यवस्थित वन और अनेक मानव और जातियों के आवास स्थल है। ऐसी स्थिति में वन और संरक्षण की नीतियों में उनका सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वनों को बचाने के लिए स्थानीय समुदाय के लोग सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर और असहनीय प्रयत्न कर रहे हैं। राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व के आने वाले और गांवों में लोगों के वन्य जीवों को बचाने तथा खनन कार्य बंद करने के लिए संघर्ष किया है। राजस्थान में ही अलवर जिले के 5 गाँव में लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को सेंचुरी और बनाकर शिकार पर प्रतिबंध लगाया है और इस क्षेत्र में अनधिकृत और लोगों को आने पर प्रतिबंध लगाया है। पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना और जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं और विश्वासों ने विभिन्न और वनों को मूल तथा और कौर्मायक रूप से और बचाकर रखा है और जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन और भागों में न तो स्थानीय लोगों की ही और घूमते और न ही और किसी और को और छेड़छाड़ करते हैं। कुछ और समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं। आदिकाल से ही इनका संरक्षण और करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर और क्षेत्र मुंडा तथा संस्थाल जनजाति और महुआ के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा तथा बिहार के और जनजातियां शादियों के दौरान इमली तथा आम के पेड़ों की पूजा करते हैं। इनमें से और बहुत से व्यक्ति पीपल तथा और वट वृक्ष की पवित्र मानते हैं। अब बात करेंगे वन्य संरक्षण और हेतु आंदोलन और तथा विभिन्न प्रयास। भारत में वन संरक्षण हेतु समय समय पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन हुए हैं। जिनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वह चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई पर रोक लगाकर स्थानीय पौधों की जातियों तथा सामुदायिक और वनीकरण अभियान बहुत सफल रहा। इसी प्रकार टिहरी के किसानों का बीज बचाओ आंदोलन भी और बिना और रासायनिक उर्वरकों के फल उत्पादन में सफल रहा। सन 1988 में पारित प्रस्ताव संयुक्त वन और प्रबंधन कार्यक्रम में सती वनों का प्रबंधन तथा पुनः निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें सामुदायिक रूप से वनों का संरक्षण तथा उपयोग किया जाता है। पर्यावरण का विनाश रोकने एवं तथा पुनर्निर्माण के लिए स्थानीय समुदाय को सम्मिलित करके महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण और बिंदुओं पर। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी पृथ्वी का आवासीय स्थल जैव विविधताओं से भरा हुआ है। हमारी जो पृथ्वी है हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ग्रह पर विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं हैं देखने को हमें मिलती है। यहाँ पर मानव तथा और अन्य जीव जंतु एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। परस्पर जितने भी जीव जंतु होते हैं और मानव होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ अंतर संबंध कर और पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वनों की होती है। पारिस्थितिक तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पेड़ पौधों की होती है और क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं जिन पर वो अन्य सभी जीव निर्भर करते हैं। हमारे देश में समस्त और विश्व की जैव विविधता में 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के सबसे समृद्ध और देशों में एक है।
भारत में 10% वन वनस्पतियाँ और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ ने पौधों तथा प्राणियों की जातियों को सामान्य जाति, संकटग्रस्त और जाति तथा दुर्लभ जाति, लुप्त जातियों की श्रेणी में विभक्त किया है। भारत में वन विनाश उपनिवेश काल में रेलवे लाइनों का विस्तार, कृषि व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी, खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। अब बात करेंगे जनजाति और क्षेत्रों में स्थानीय झूमिंग और कृषि से भी और बहुत अधिक और वनों का विनाश हुआ है। झूमिंग खेती के बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बताना चाहूँगा कि झूमिंग खेती भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में की जाती है। और ये किस प्रकार की खेती होती है कि यह एक वनों में की जाने वाली खेती होती है। कैसे कि जितने भी आदिवासी जनजाति के लोग होते हैं, यह पेड़ पौधों का एक ऐसा क्षेत्र का चुनाव करते हैं जहाँ पानी भरपूर मात्रा में हो। पानी के आसपास के ऐसे क्षेत्रों का चुनाव करते हैं जिससे आसानी से फसलों में पानी दिया जा सके। और उस पेड़ पौधों वाले जो क्षेत्र को, जो आदिवासी जनजाति के जो समुदाय के लोग होते हैं, उस क्षेत्र को काटते हैं। काटने के बाद उनकी लकड़ी की सूख जाने के बाद उसमें आग लगा दी जाती है। और आग लगाने के बाद लकड़ी की जो राख होती है, जो पत्तों की राख होती है, उसको भूमि में मिला देते हैं और उस क्षेत्र में ये सब्जी और मोटे अनाज की पैदावार करते हैं। और कुछ समय के बाद, यानी कि 4, 5, 6 साल के बाद उस क्षेत्र को यह छोड़कर दूसरे क्षेत्र पर इस प्रक्रिया को दोबारा से करते हैं। तो इस प्रकार की खेती को झूमिंग खेती कहा जाता है और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग खेती की जाती है। भारत में और नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण में भी वन विनाश को प्रोत्साहित किया है और नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वन और क्षेत्रों को नष्ट करना पड़ा है। अरुणाचल प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला और हिमालय, यव और चीड़ की ही का प्रकार और एक सदाबहार वृक्ष और औषधि का पौधा है जो संकट की स्थिति में है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले प्रमुख कारकों में वन्य जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों का शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण तथा वनों के आग लगाना आदि सम्मिलित है। भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय वन्य जीव और संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया, जिनमें और अन्य और जीवों की सुरक्षा हेतु अनेक प्रावधान, अनेक कानून लागू किए गए। बाघों के और संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चलाई गई और जो विश्व के प्रमुख वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। राज्य के स्तर पर वनों को संरक्षित और वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन में भी विभाजित किया गया है। हिमाचल और क्षेत्र का प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, हिमालय और क्षेत्र का प्रसिद्ध और चिपको आंदोलन और कई क्षेत्रों में वन की कटाई को रोकने में सफल रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का अगर हम संरक्षण करेंगे, उन प्राकृतिक और वन्य जीव संसाधनों का संरक्षण करेंगे तो हम उनको आराम से सुरक्षित रख सकते हैं और आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी उन प्राकृतिक संसाधनों और जीव जंतुओं का लाभ दे सकते हैं। तो प्राकृतिक और वन्य जीव संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ यह है हम उनका बचाव, उनको सही प्रकार से प्रयोग में लाएंगे, तभी हम उनको आने वाली और जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों को भरपूर लाभ दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो पाठ है वन्य एवं तथा वन्य जीव संसाधन है, ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और इसमें जितने भी जो अध्याय के जो सारांश के जो बिंदु मैंने आपको बताए उनको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हमें पूरा जो पाठ का जो सारांश है आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।